इंडिया एक ऐसा देश जहां पेड़ पौधों और जानवरों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जंगलों से बहुत पुराना और गहरा नाता रखता है। सदियों से ये हरे भरे जंगल सिर्फ लकड़ी या शिकार करने की जगह नहीं थे, बल्कि इन्हें पवित्र माना जाता था, जहां जीवन था और आध्यात्मिक वैल्यू था। आदिवासी लोग इन जंगलों के रक्षक, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। उनकी जिंदगी इस इकोलॉजिकली तंत्र से जुड़ी हुई थी। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे उनके पास जंगलों का गहरा ज्ञान था। वो मौसम का चक्र, जानवरों की भाषा और पौधों के औषधीय गुणों को समझते थे। ये समुदाय टिकाऊ जीवन जीते थे, जरूरत के हिसाब से ही लेते थे और आने वाली पीढ़ियों के लिए जंगल की रक्षा करते थे। उनके रीति रिवाज और मान्यताएं प्रकृति के प्रति सम्मान में निहित थी, जो सभी जीवित चीजों के आपसी संबंध को पहचानती थी। हवा में पंछियों के गीत, पत्तों की सरसपाथत और प्राचीन ज्ञान की फुसफुसाहट गूंजती रहती थी। इन जंगलों के बीच जीवन एक नाजुक संतुलन में फलता फूलता था। अंग्रेजों के आने से भारत के जंगलों और यहाँ के लोगों की कहानी में एक नया मोड़ आया। इंडस्ट्रियलीकरण की बढ़ती भूख मिटाने के लिए अंग्रेजों ने इन प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में देखा। विशाल जंगल, जो कभी कम्युनिटियों के थे और उनसे ही प्रबंधित होते थे, 1865 के वन अधिनियम के तहत गवर्नमेंटी संपत्ति घोषित कर दिए गए। इस कानून ने आदिवासी कम्युनिटियों के पारंपरिक अधिकारों को छीन लिया, उन्हें भूमि के संरक्षक से कानून की नजर में अतिक्रमणकारी बना दिया। इंसान और प्रकृति के बीच का हार्मनीपूर्ण रिश्ता टूटने लगा। जहाज बनाने और उद्योगों को ईंधन देने के लिए जंगलों को साफ कर दिया गया, जिससे जीवंत पारिस्थितिक तंत्र खामोश हो गए। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत, जिसका उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना था, ने सदियों से चले आ रहे नाजुक संतुलन को बिगाड़ दिया। कभी जंगल की संगीत से गूंजने वाली हवा में अब कुल्हाड़ियों की आवाज और ताजी कटी लकड़ी की गंध थी। औपनिवेशिक वन पॉलिसियों ने आदिवासी कम्युनिटियों में आक्रोश की आग लगा दी। अपनी आजीविका छिन जाने, अपने पवित्र स्थानों को अपवित्र किए जाने और अपने जीवन के तरीके को खतरा होने पर उन्होंने विरोध किया। मध्य भारत के जंगलों से लेकर पूर्वोत्तर की पहाड़ियों तक जमीन प्रतिरोध की भावना से गूंज उठी। संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह और अनगिनत अन्य विद्रोह ने इन कम्युनिटियों की अदम्य भावना का परिचय दिया। ये विद्रोह हालांकि अक्सर क्रूर बल से दबा दिए जाते थे, लेकिन उन्होंने वन शासन के लिए औपनिवेशिक दृष्टिकोण में गंभीर खामियों को उजागर किया। उन्होंने आदिवासी कम्युनिटियों के अधिकारों को पहचानने और उनका सम्मान करने के वैल्यू पर प्रकाश डाला। वे लोगों और उन जंगलों के बीच स्थायी बंधन का प्रमाण थे, जिन्हें वे अपना घर कहते थे। हालांकि न्याय की राह लंबी और कठिन थी, लेकिन चेंज के बीज बो दिए गए थे। भाग 4, शोषण और उसके परिणाम, जंगलों का कमर्शियलाइजेशन। ब्रिटिश शासन के तहत व्यावसायिक वानिकी के निरंतर मार्च ने भारतीय परिदृश्य पर एक अमिट मार्क छोड़ी। जंगलों को अब समग्र पारिस्थितिक तंत्र के रूप में नहीं, बल्कि लकड़ी और अन्य कच्चे माल के उत्पादन के कारखानों के रूप में देखा जाता था। विदेशी प्रजातियों की शुरुआत, जो उनके तेजी से विकास और व्यावसायिक मूल्य के लिए चुनी गई थी, ने इन प्राचीन वुडलैंड्स में जीवन के जटिल जाल को बाधित कर दिया। अल्पकालिक आर्थिक लाभ से प्रेरित वनों की कटाई से मिट्टी का इरोजन, जैव विविधता का नुकसान और सूखे और बाढ़ की चपेट में वृद्धि हुई। इस शोषण के परिणाम दूरगामी थे, जो न केवल पर्यावरण बल्कि लाखों लोगों के जीवन को भी प्रभावित करते थे, जो अपने सर्वाइवल के लिए जंगलों पर निर्भर थे। आदिवासी कम्युनिटियों को उनकी पैतृक भूमि से विस्थापित करने से सामाजिक अशांति और आर्थिक तंगी पैदा हुई। कभी प्राचीन नदियां और नाले, जंगल की जीवन रेखाएं औद्योगिक कचरे से प्रदूषित हो गईं। इस अवधि के दौरान हुआ पारिस्थितिक रण आधुनिक भारत पर एक लंबी छाया डालता रहता है। भाग 5, रिकवरी की लंबी राह, आजादी के बाद भारत में जंगल और ट्राइबल। 1947 में भारत की आजादी अपने जंगलों और आदिवासी कम्युनिटियों के लिए एक नई सुबह की उम्मीद लेकर आई। सरकार ने इन महत्वपूर्ण संसाधनों की रक्षा के वैल्यू को पहचाना और संरक्षण और सतत विकास के उद्देश्य से पॉलिसियां लागू की। 1980 का वन संरक्षण अधिनियम जंगलों को अंधाधुंध दोहन से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वन प्रबंधन में स्थानीय कम्युनिटियों को शामिल करने के प्रयास किए गए, उनके पारंपरिक ज्ञान और भूमि के संरक्षक के रूप में उनकी लैंड को पहचानते हुए। इन पहलों के बावजूद चुनौतियां बनी हुई हैं। बढ़ती जनसंख्या और भूमि, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों की बढ़ती मांग के साथ वन संसाधनों पर प्रेशर जारी है। गरीबी, जागरूकता की कमी और लाभों के कमजोर प्रवर्तन से वन संरक्षण के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। वन शासन के ट्रूली में टिकाऊ और जस्टिस संगत मॉडल को प्राप्त करने की दिशा में यात्रा एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए नीति निर्माताओं, स्थानीय कम्युनिटियों और नागरिक समाज के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। भाग 6, हरियाली के संरक्षक, संरक्षण और सतत सह सर्वाइवल का आह्वान। जैसे ही हम एक चौपाथे पर खड़े हैं, भारत के जंगलों का भाग्य अधर में लटका हुआ है। अतीत से सीखे गए सबक, सकारात्मक और दर्दनाक दोनों, हमारे कार्यों के कॉन्सिक्वेंसेसों की एक कठोर याद दिलाते हैं। इन महत्वपूर्ण इकोसिस्टम्सों का भविष्य और ट्रूली में हमारी अपनी भलाई, संरक्षण और सतत सह सर्वाइवल के मार्ग को अपनाने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है।
हमें यह पहचानना चाहिए कि वन केवल पेड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन के जटिल जाल हैं, जो हमें स्वच्छ हवा, पानी और अनगिनत अन्य लाभ प्रदान करते हैं। पीढ़ियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने वाले स्वदेशी कम्युनिटियों के ज्ञान को वैल्यू दिया जाना चाहिए और हमारे संरक्षण एफर्टों में शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षा और जागरूकता हमारे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण लैंड का निभाते हैं। टिकाऊ प्रथाओं को अपनाकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण खपत को बढ़ावा देकर और उन पॉलिसियों की वकालत करके जो हमारी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करती है, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारत के जंगलों की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक फलती फूलती रहे। आइए हम हरियाली के संरक्षक बने, सभी जीवित प्राणियों के लाभ के लिए इन कीमती इकोसिस्टम्सों की रक्षा